हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली मिल ही गया क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा वायरल पेपर लेकर आया हूं। ऐसे ही 2 मार्च को आपके इंग्लिश का पेपर आएगा, यानी कि इसी पूरे पैटर्न पर आएगा। और जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये एक वायरल पेपर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये पेपर देखकर जाना बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने, चाहे आप इंग्लिश के पेपर्स के 2 दिन पहले ही क्यों ना देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर है और ऐसे ही 2 मार्च को पेपर आएगा। अगर आपका भी टारगेट है कि इंग्लिश में हम 100 में 99 या 100 में 100 लेकर आए, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, कैसे आर्टिकल लिखें, इंग्लिश ग्रामर की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कैसे क्या सॉल्व करना है, किस प्रकार से एक इंग्लिश में जो अच्छे मार्क लाने का मैं ट्रिक भी अभी बताऊंगा। तो ये एक वायरल पेपर है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही पेपर्स मैं आपके लिए लाता रहूं और बोर्ड एग्जाम में इस बार आप आग लगा कर आए, यानी कि 99% लेकर आए। देखिए क्लास 12 इंग्लिश 2024 ऐसे पेपर कोड आपका रहेगा, जैसे यहाँ पे 316 AB है, ऐसे पेपर कोड रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा भैया, टाइम 3 घंटे 15 मिनट का है और मैक्सिमम मार्क 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। देखिए फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और क्वेश्चन पेपर पहले जरूर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे पेपर मिलता है, कॉपी मिलता है, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इससे आपका माइंड जो है, जिस क्वेश्चन का आंसर कम पता होगा या फिर आपने पहले पढ़ लिया होगा, पढ़ चुके हैं, उसको ढूंढने में लग जाएगा और बहुत आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। दूसरा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन A B C D। सेक्शन A आपका रीडिंग सेक्शन होगा 15 नंबर का, सेक्शन B आपका राइटिंग होगा 20 नंबर का, सेक्शन C आपका ग्रामर होगा 25 नंबर का और सेक्शन D लिटरेचर होगा 40 नंबर का। टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। तीसरा, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और चौथा है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने दिया गया है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन A होगा रीडिंग। भाई मैं पूरा हिंदी मीनिंग के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और कैसे आपको ढूंढ ढूंढ कर इस पैसेज में से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ताकि आपका 3 3 6 3 9 3 12 15 नंबर क्लियर हो सके, ठीक है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ पेपर बताते हुए सब चले जाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये जो पैसेज दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, इस पैसेज को खूब ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे इसको करेंगे। और इंग्लिश में पास होने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है पहले। अगर आपने अच्छे से तैयारी पूरे साल नहीं की है तो आप लोग सर्च कीजिए 12th इंग्लिश में कैसे पास हो शुभम लेक्चरर, या 12th इंग्लिश में पास होने का ट्रिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन क्यों ट्रिक लगाएं, हम पढ़ लें, अभी भी हमारे पास समय है, हम पढ़कर कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। सिर्फ पास होना हमारा टारगेट नहीं है, हमें तो टॉपर बनना है। देखो, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव नॉलेज, यानी कि सम पीपल, कुछ लोग थिंक सोचते हैं दैट की द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य इज मियरली, ठीक है, वो केवल टू गिव नॉलेज यानी कि ज्ञान देना है।
कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है। पहले इसको मैं पढ़ा रहा हूं, अभी क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। दीज पीपल वांट्स, और पूरे ग्रामर सेक्शन का भी मैं आंसर बताऊंगा। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए दीज पीपल, ये लोग वांट चाहते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों को टू रीड बुक्स यानी कि किताबें पढ़ें, एंड और डू नथिंग एल्स, कुछ ना करें, बट ऐड टू देयर नॉलेज, और जो है अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि छात्र किताबें पढ़ें और कुछ और ना करें बल्कि अपना ज्ञान बढ़ाएं, ठीक है। आगे देखिए, अदर बिलीव्स दैट, और दूसरों का मानना है दैट की नॉलेज, ज्ञान एलोन इज नॉट इनफ, ज्ञान एलोन ये अकेला इज है, नॉट इनफ काफी नहीं। तो दूसरों का मानना है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, ओनली दैट, ठीक है, केवल वही which enables, जो प्रदान करती है ए मैन, एक आदमी को, टू अर्न यानी कि कमाने के लिए, हिज लिविंग अपनी जीविका, कैन बी कॉल्ड, वो कहलाती है एजुकेशन, शिक्षा। तो कुछ लोगों का मानना है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, केवल वही शिक्षा कहलाती है जो मनुष्य को जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। मतलब आपके पास बहुत शिक्षा है लेकिन आप सही लाइन नहीं पकड़ पाए, आपकी जॉब नहीं लगी, वो शिक्षा बेकार है, ये रियलिटी है। क्योंकि शिक्षा का यूज करेंगे, उसके द्वारा अर्निंग करेंगे तभी काम होगा, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है सभी पूछेंगे भाई तू कैसा है, ठीक है, वरना कुछ नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती है, शिक्षा को यूज करके आप जब किसी लायक बन जाएंगे तभी आपको शिक्षित माना जाएगा। क्योंकि मैं बताता रहता हूं ये दुनिया जो है सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करती है। आप कहेंगे मुझे बहुत ज्ञान है, नहीं मानेगी। जिस दिन आपका जॉब लग जाएगा, यार लड़का बहुत तेज था, ठीक है, तो पढ़ाई मन लगा के कीजिए। आगे देखिए, सच पीपल, ठीक है, ऐसे लोग थिंक, सोचते हैं दैट की ब्रेड, रोटी इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन एनीथिंग एल्स, किसी से भी। तो ऐसे लोग जो है सोचते हैं कि रोटी किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। स्टिल, फिर भी, अदर बिलीव्स, कुछ अन्य लोग विश्वास करते हैं दैट की एजुकेशन, शिक्षा, शुड एम, उसका जो उद्देश्य है सोलिटली केवल, एट मेकिंग गुड सिटीजन, एट का मेकिंग का मतलब बनना, गुड सिटीजन अच्छा नागरिक, अच्छे नागरिक, ठीक है, एंड और गुड पैट्रियट्स, अच्छे देशभक्त बनना। फिर भी अन्य लोग मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनाना होना चाहिए। ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पस ऑफ एजुकेशन, और ये लोग सभी शिक्षा के अनेक उद्देश्यों में से केवल एक ही उद्देश्य देखते हैं। कुछ और है, देखो अब मैं ऐसे पढ़ाते हुए जाऊंगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि वास्तव में एजुकेशन, शिक्षा, शुड एम, उसका उद्देश्य, एट थ्री थिंग्स, तीन चीजें टुगेदर, एक साथ। मतलब वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य तीन चीजें एक साथ होनी चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, यानी कि इसे पुरुषों को ज्ञान देना चाहिए, मेक देम सेल्फ रिलायंट, यानी कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, एंड और एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। मतलब शिक्षा का तीन उद्देश्य होना चाहिए, मतलब इसे पुरुषों को ज्ञान देना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन हु, यानी कि शिक्षा से ऐसे नागरिक पैदा नहीं होने चाहिए हु, जो व्हाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, यानी कि जो अपनी आजादी तो पसंद करते हैं, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, यानी कि टेक अवे, वो छीन लेते हैं द फ्रीडम ऑफ अदर्स, दूसरों की आजादी। तो जो कहा गया है कि शिक्षा से ऐसे नागरिक पैदा नहीं होने चाहिए जो अपनी आजादी तो पसंद करते हैं लेकिन दूसरों की आजादी को छीन लेते हैं। इट शुड प्रोड्यूस मैन, यानी कि इसे ऐसे पुरुषों का निर्माण करना चाहिए हु, जो लव देयर ओन कंट्री, अपने देश से प्यार करें, बट लेकिन हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन वो दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो इनका मतलब है कि इसे ऐसे पुरुषों का निर्माण करना चाहिए, शिक्षा को, जो अपने देश से प्यार करते हैं लेकिन जो दूसरों देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ऐसा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। ए वाला क्वेश्चन है, सो व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके इसी क्वेश्चन में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। मतलब आपके पैसेज में ही इसका आंसर मिल जाएगा, और कहां मिलेगा देखते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है
यहां पे मिल जाएगा, देखिए यहां से आप लिख दीजिए इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इट शुड गिव मैन नॉलेज, इसका उद्देश्य पुरुषों को ज्ञान देना होना चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। ठीक है, और भी आगे बढ़ाकर आप लिख सकते हैं, चाहे तो ये पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर लिखना होगा। जो लोग कहते हैं इंग्लिश में अनसीन पैसेज टफ है, वो कुछ नहीं पढ़ते, समझ लीजिए, क्योंकि टफ कुछ भी नहीं है। इफ यू वांट टू, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको पता होगा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट व्हाई। यानी कि रोटी जो है वो किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, क्या आप सहमत हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए यहां पे दिया गया, अदर बिलीव दैट नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, ओनली दैट व्हाइल इनेबल्स ए मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन कॉल्ड एजुकेशन। सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, स्टिल अदर पीपल दैट एजुकेशन। यहां से लेकर आप लोग अगर लिख देंगे यहां तक आपको नंबर मिल जाएगा। बस ऐसे ही आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही जाकर छापें, आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यही पैसेज किसी दूसरे बुक में दिया जाएगा और यही क्वेश्चन का आंसर थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जाएगा। तो भाई एक रूप नहीं होते, जैसे भगवान के अनेक रूप होते हैं, वैसे आप अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग भी लिख सकते हैं। सी देखिए, ऐसे 3-3 नंबर हमारा कवर हो रहा है कि क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। देखो, व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, यानी कि शिक्षा द्वारा किस प्रकार के मनुष्य पैदा किए जाने चाहिए। तो देखिए यहां पे सब कुछ दिया गया है, ये देखो यहां इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव दियर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री। यानी कि शिक्षा से ऐसे लोगों का जन्म होना चाहिए, ऐसे पुरुषों का निर्माण करना चाहिए जो अपने देश से प्यार करते हैं लेकिन जो दूसरों देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बस यही लिख दीजिए, काम खत्म। अगर हिंदी निकाल लेंगे सब हो जाएगा। डी, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, यहां से यहां तक जो अंडरलाइन है इसका आप लोग एक्सप्लेन कर दो, अपनी भाषा में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। ठीक है, मतलब who love their own country but who do not want to harm other country, यानी कि ऐसे लोग जो अपने देश से प्यार करते हो लेकिन दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, तो अपनी भाषा में इसको लिख देना है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, ई देखो, which word in the passage means independence, यानी कि इस पैसेज में किसका मतलब इंडिपेंडेंस है, मतलब सिनोनिम्स। तो इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, आप ही लोग बताइए। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो भैया इसमें फ्रीडम है। देखो ये फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होता है, तो डायरेक्टली फ्रीडम लिख दो। दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन एम, इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मेन मीनिंग जो है वो एम है, सिनोनिम्स। एम का मतलब होता है उद्देश्य, तो पर्पस होगा कहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो पर्पस होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी तो था, देखो यहां पे आप लोग ऐसे ढूंढ लेंगे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पर्पस, ये देखिए पर्पस। ठीक है, पर्पसेस, तो ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड बिलीव, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, मतलब बिलीव का आप लोग नाउन एज अ नाउन इसको लिखिए। तो देखिए बिलीव को हम लिख सकते हैं बिलीफ, ठीक है, बिलीव को हम लोग बिलीफ लिखते हैं। ठीक, ऐसे लिखते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर आपने 10-12 मिनट तो सिर्फ अनसीन पैसेज बताया। देखिए इससे 15 नंबर क्लियर होगा, और 15 नंबर हमारा 3% बढ़ाता है। तो टाइम मत देखिए, किस तरह से हमें समझ में आना चाहिए उसको देखिए। ठीक है, टाइम तो ऐसे ही बीत जाएगा, और 3 घंटे 15 मिनट में आपको खुद को प्रूफ करना होता है। आप कितने भी तेज हैं, महाज्ञानी हैं, लेकिन अगर उन 3 घंटे 15 मिनट में नहीं लिख पाए तो बेकार है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा ये सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट, सेक्शन ए में सिर्फ अनसीन पैसेज आएगा 15 नंबर का। सेक्शन बी में देखो भैया, इसमें आर्टिकल आता है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है लगभग 100 से 150 वर्ड में। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, पीछे शुभम लेक्चरर लगाएंगे, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, सारे नोट्स भी वहां पे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देर मत कीजिए। तो देखिए ए क्या है,
तीन टॉपिक हैं ए बी सी, तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे देखो द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, यानी कि वो किताब जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इस पर आप आर्टिकल लिखिए अगर जानते हैं तो। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं, मतलब पैराग्राफ वाइज लिखे आर्टिकल या हेडिंग वाइज लिखे, तभी आपका आर्टिकल सही माना जाएगा। बी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का महत्व क्या है, बहुत सारी नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है बहुत सारी नदी हैं। सी प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में माँ का स्थान, भाई समाज में नहीं हमारे दिल में भी माँ का स्थान बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है जो आपको आता है। फिर उसके बाद में लेटर पर आते हैं, ये 10 नंबर का आएगा, देखो साइड में लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, लेटर हमें 2 दिए जाएंगे, एक ही करना होगा। देखो राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, यानी कि अपने एक छोटे भाई को पत्र लिखिए, एक्सप्लेनिंग व्याख्या करते हुए टू हिम उसको, द इंपॉर्टेंस महत्व ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर का, एंड बैलेंस और संतुलन, डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए डाइट का, मतलब अपने छोटे भाई को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर और संतुलित आहार का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। पता है तो करिए, नहीं तो और लगा है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने क्षेत्र में बार बार लंबे समय से विद्युत आपूर्ति जो बिजली होती है, ठीक है, वो बार बार कटने पर आपको जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है। देखिए कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, लेटर कैसे लिखते हैं, मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश में लेटर कैसे लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करोगे सब कुछ आ जाएगा। लेटर लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर कहां से कौन सा क्वेश्चन दे दे वो उसके ऊपर है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ना तो उसको आप रोक सकते हैं, आपका बस चलता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन बी, 10-10-20 नंबर का आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आएंगे अपने सेक्शन सी पर, और इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा भाई, क्योंकि सॉल्यूशन ग्रामर में जानना बेहद जरूरी है। सेक्शन सी ग्रामर है, ये टोटल 25 नंबर का आता है। ठीक है, देखो इसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे चौथा क्वेश्चन, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे देखो ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ये पर्सन, वो व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता, इन द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के, ऑफ गॉड, भगवान की। तो एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपके ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर मिलेगा, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स ये रहेंगे। ठीक है, देखो तो कौन है वो, फर्स्ट है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब होता है अहंकारी। सेकंड है अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। थर्ड है एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और फोर्थ है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। तो भैया एथिस्ट होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, वो व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको हम नास्तिक बोलते हैं। वही इंग्लिश में ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट्स अ एथिस्ट। ठीक, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स, होल्ड गुड जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेज होल्ड गुड्स। फर्स्ट है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है, सेकंड है थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। थर्ड है इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। और फोर्थ है होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशावान। तो इफेक्टिव होता है, होल्ड गुड का मतलब होता है इफेक्टिव। ठीक है, समझ में आया, इसका ये मीन होता है। सी नंबर, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज, डेस्टिनी का सिनोनिम क्या होगा, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या नियति, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। अभी हम जो चूज करेंगे उसका भी मीनिंग वही होगा जो डेस्टिनी का है, भाग्य। ठीक है, फर्स्ट है डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार। सेकंड है फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब भी भाग्य होता है। थर्ड है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब विजय। फोर्थ है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। तो भैया फॉर्च्यून होगा, डेस्टिनी का मतलब भाग्य या नियति, और फॉर्च्यून का मतलब भी होता है भाग्य या नियति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी, नो सूनर हैड ही कम हियर, ठीक है, हिज फादर टॉक्ड टू हिम व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। ठीक है, वो यहां आया ही था कि उसके पिता ने उससे बात की। No sooner had he come here when his father talked to him. Which word in this sentence is an error? इस सेंटेंस में कहां गलती है ये बताइए, कहां गलती है इसमें,
ये आपका सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। अगर कहीं आपके सेंटेंस में गलतियां हैं उसको सही करके लिखो, बस इतना सा, ठीक है। फर्स्ट है टू, सेकंड है व्हेन, थर्ड है हैड, फोर्थ है हियर। भैया व्हेन में गलती है क्योंकि नो शूनर के साथ हम व्हेन नहीं लगाते, व्हेन के जगह पर हम लोग यूज करेंगे देन, ऐसे लिखा जाता है, देख लो THEN, इस देन को हम लिखते हैं व्हेन के प्लेस पे, ठीक है। तो व्हेन में गलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं ई वाला। द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट इज, पैट्रियट का एंटोनिम क्या होगा? पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए? फर्स्ट है ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर, सेकंड है कवर्ड, कवर्ड का मतलब डरपोक, थर्ड है ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। जैसे पैट्रियट का मतलब देशभक्त, वैसे ट्रेटर का मतलब गद्दार, ठीक है। फोर्थ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो भैया इसका ट्रेटर होगा, और ट्रेटर क्यों होगा? क्योंकि ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या गद्दार, और पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो एक दूसरे के एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो देखो पैट्रियट का मतलब देशभक्त और ट्रेटर का मतलब देशद्रोही, एक दूसरे के एंटोनिम्स ही तो होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट। लेकिन अभी ग्रामर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंटोनिम्स, ये सब पढ़ना है। तो देखो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले 5 का ए है, 5 का ए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर का आएगा। जैसे देखो फर्स्ट है शी सैड टू अस, उसने हमसे कहा, लेट अस हैव सम म्यूजिक, आइए हम कुछ संगीत बजाएं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, देखो ध्यान से समझिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखो शी सैड टू अस, यहां बताइए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंपरेटिव है तो इंपरेटिव के अकॉर्डिंग हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए लिखेंगे सी। अब यहां पे आपका है उसने हमसे कहा आइए कुछ संगीत बजाएं, यानी कि वो सजेस्ट कर रही है, ठीक है। तो सी के साथ हम सजेस्टेड लिख देंगे। अगर रिक्वेस्ट करती तो रिक्वेस्टेड लिखते, अगर ऑर्डर देती तो ऑर्डर लिखते। तो भैया सजेस्ट करिए तो सजेस्टेड लिख दिया। अस को हम असी रहने देंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट, ठीक है। अब यहां पे बी शुड या दे शुड का यूज करते हैं, भाई अस है तो हम बी शुड का यूज कर देंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इंपरेटिव में कंजक्शन दैट कहां से आ गया? देखो अगर लेट अस से आपका स्टार्ट हो रहा है तो हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो बी शुड हैव ऐसे ही रहेगा, हैव सम म्यूजिक, सम म्यूजिक, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका। तो याद रखिएगा अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं और बी शुड या दे शुड का यूज करते हैं। दूसरा, अब दूसरा वाला तो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग ये लॉन्ग भी है और ये वाला आपको समझना पड़ेगा। देखो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट देखकर डर गए होंगे, अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। देखो फादर सैड टू हिज सन एंग्रली, यानी कि पिताजी ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, तुमने मुझे नींद में क्यों परेशान किया। लीव द रूम एट वंस, जल्दी कमरे से, तुरंत कमरे से बाहर जाओ या कमरे को छोड़ दो। एंड डोंट कम हियर अगेन, और दोबारा यहां मत आना, मतलब आना बाद में आना, ठीक है ना, मेरी नींद पूरी हो जाएगी। तो ये यहां पे आपको क्या करना है, 2-2 सेंटेंस दिए गए। सबसे पहला व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसी में दिया गया लीव द रूम एट वंस, यानी कि वो उनको जो है डांट रहे हैं, समझ लीजिए। तो यहां पे आपको इंपरेटिव सेंटेंस भी दिया गया है। तो इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम फादर साहब को लिखेंगे, फादर तो है ही, ठीक है। अब फादर है, ठीक है। फादर जी ने गुस्से में आके बोला लीव द रूम एट वंस, यानी कि वो डांट रहे हैं, तो हम इसके साथ स्कोल्डेड लगा देंगे, फादर स्कोल्डेड, ठीक है। हिम लिख दीजिए या हिज सन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हिम एंग्रिली, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपको ये इंट्रोगेटिव वाला बनाना है, एंड
देखिए इंट्रोगेटिव में हम किसका यूज करते हैं सेड टू के स्थान पर, आस्क्ड, तो यहां पे आस्क्ड लिख देंगे, एंड आस्क्ड। और डायरेक्टली हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। यहां पे कौन सा टेंस है, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माय स्लीप, तुमने मुझे नींद में क्यों परेशान किया है, ये हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो व्हाई यू बदलेगा, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है हिज सन, इसके लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, ठीक है, तो ही लिखेंगे। अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है। डिस्टर्ब को हम डिस्टर्ब्ड ही लिख देंगे, ध्यान से समझिएगा तभी ये समझ में आएगा। Why have you disturbed me है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा फादर से, फादर के लिए हम हिम का यूज कर देंगे, किसका, हिम का यूज कर देंगे, ठीक है। इन आपका ऐसे ही रहेगा, माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये फादर से बदलेगा, अपने की अंग्रेजी इसके लिए हिम हिज का यूज कर देंगे, फादर के लिए अपने की अंग्रेजी हिज लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो हिज स्लीप, ठीक है, स्लीप। इतना बन गया, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आगे भी है। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है तो आप लिखिएगा, वैसे इतना बड़ा आता नहीं है, ध्यान रखिएगा। दो आएगा आप एक कर दीजिए, बड़ा वाला करने की क्या जरूरत है, बड़ा वाला आता भी नहीं है, कभी कभी दे दिया जाता है तो जाने रहिए, ठीक है। तो ही, फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया तो ही इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, हिम, हिम। अब टू लगाकर आपको इसको जोड़ देना है क्योंकि ये इंपरेटिव है, टू लीव द रूम, थोड़ा सा बड़ा है इसको ध्यान दीजिएगा, रूम, ठीक है। इमीडिएटली आप लिख सकते हैं एट वंस की जगह पर, या एट वंस भी लिख सकते हैं, एट वंस, एंड डू नॉट, एंड नॉट टू लिख सकते हैं, ठीक है, या नेबर भी यूज कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि गुस्से में कभी मत आना यहां पे, ठीक है। तो नेबर कम बैक अगेन, या नॉट टू कम, नॉट टू लिख देंगे, एंड नॉट टू कम बैक अगेन भी लिख सकते हैं क्योंकि वापस आना है, ठीक है, बैक अगेन, या कम दियर अगेन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है। अब लोग कहेंगे सर चार लाइन में इतना बड़ा कैसे आ सकता है, ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर के मूड पे वो दे देता है तो आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखिए क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमारा सिंथेसिस है। देखिए बी वाला हमारा क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर का आएगा, ये आपका सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। जैसे देखो क्या है, ध्यान से समझिएगा और बहुत ही सीक्रेट बात है। फर्स्ट है माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ये सेफ, यानी कि माई मदर मेरी माता जी कीप्स रखती हैं हर ऑर्नामेंट्स अपने आभूषण इन ये सेफ एक तिजोरी में, तो मेरी माता जी अपने आभूषण एक तिजोरी में रखती हैं, ठीक है, वैसे रखती होंगी क्योंकि भाई बहुत कीमती चीज है, ठीक है। दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है, ठीक है। इनटू ए कॉम्प्लेक्स, आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया है वही आपको बनाना भी है। तो इसको कैसे बनाओगे कॉम्प्लेक्स, देखो ऐसे आप लोग लिखिएगा थोड़ा अच्छे से। पहले इसको लिखिए, दिस इज द सेफ, दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है, इन व्हिच, जिसमें, इन व्हिच, अब आपको लिखना है माई मदर, इन व्हिच बीच में लगा देंगे, ठीक है, तब आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट, हर ऑर्नामेंट्स, देखिए मीनिंग नहीं बदलना चाहिए भैया, और मीनिंग यहां पे बदला भी नहीं। देखिए ऊपर क्या था, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन ये शेप, मेरी माता जी अपने आभूषण एक तिजोरी में रखती हैं, दिस इज द शेप, ये वही तिजोरी है। नीचे मैंने क्या बनाया, इसको कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, देखो दिस इज द शेप, ये वही तिजोरी है, इन व्हिच, जिसमें माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, मेरी माता जी अपनी आभूषण को रखती हैं, अपने गहने को रखती हैं, जिसको बोला जाता है। तो ये वही तिजोरी है जिसमें मेरी माँ अपने गहने को रखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसी में सिंथेसिस में नंबर 2 देखो, दूसरा है ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, ये वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत हट्टा कट्टा या बहुत स्वस्थ आदमी, केम टू मी, मेरे पास आया, यस्टरडे, कल, तो एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी कल मेरे पास आया, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। इसको भी कॉम्प्लेक्स में ही बदलना है, ठीक है। इसको कैसे बदलोगे, तो देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे ए वेरी हेल्दी मैन
हेल्दी मैन, ठीक है, हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, यानी कि ए वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत ही अट्टा कट्टा आदमी, हु केम टू मी यस्टरडे, जो मेरे पास कल आया, वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो इसका मतलब होगा एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति जो कल मेरे पास आया वो अंधा था। दोनों सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, भैया को अंधा भी कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भैया, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सी वाला। देखो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है इसमें। इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझना। देखो जैसे ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपका 2 नंबर का रहेगा, मतलब आपको ब्रैकेट के अनुसार इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखो फर्स्ट है, ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, यानी कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ने उन्हें विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। अब ये पैसिव वॉइस है, इसको बदलना है एक्टिव वॉइस में। कैसे बदलोगे, तो लिखेंगे हम लोग, पहले क्या लिखेंगे, देखो जो बाय लगाकर लिखा गया है ये सब्जेक्ट होता है, तो पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे, द प्रिंसिपल। अब पहचानो भैया, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब जो आपका ये है वाज लगा है, ये कौन सा टेंस होगा जिसका पैसिव वॉइस में वाज होता है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, देखिए अपॉइंटेड सेकंड फॉर्म भी होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो अपॉइंटेड, ठीक है। अब ही है आपका सब्जेक्ट, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या था, हिम था, तभी तो ही आपका सब्जेक्ट आया। तो हिम एज साइंस टीचर ऐसे लिख देंगे, एज साइंस टीचर, ठीक है। तो इस तरह से था आपका एक्टिव वॉइस, तब उसको पैसिव वॉइस में बनाया गया था, ये एक्टिव हो जाएगा। और इसमें भैया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तभी इसको वाज यहां पे लगाया गया था। दूसरा देखो, दूसरे को भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। दूसरा है सी इज टू फैट टू रन, सी इज टू फैट टू रन, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि वो दौड़ने के लिए बहुत मोटी है, ठीक है भाई। मोटे हो जाएंगे तो दौड़ने में तो प्रॉब्लम होगी। इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको ऐसे भी दे दिया जा सकता है कि रिमूव टू को हटाओ, या फिर इनटू निगेटिव सेंटेंस भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो समझ लीजिए हम टू को हटा रहे हैं, दोनों तरीके से दिया जा सकता है। तो हम इसको लिखेंगे सी इज सो फैट, सी इज सो फैट, वो इतनी मोटी है, दैट की सी कैन नॉट रन, सी कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकती। तो वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती। देखिए कैन नॉट लग गया, यानी कि निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर यहां पे रिमूव टू होता तब भी हम इसको इसी प्रकार से ही बनाते, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका सिंटैक्स। देखो इसको भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दोनों में से किसी एक को सही कीजिए, 2 नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे हम लोग लिखेंगे डी का फर्स्ट, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे ये सिंटैक्स है। देखो यहां पे क्या है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ए किंग, यानी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं राजा होता, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं कोई राजा हूं, ठीक है, ये राजा था। तो ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज किंग, इसमें गलती किया, देखो यहां पे आई के साथ बियर लगेगा, क्योंकि किंग ऐसा माना जा रहा है, मानो मैं राजा होता, ठीक है, एज इफ आई बियर, तो यहां पे लिखेंगे ही ट्रीटेड मी एज इफ आई बियर ये किंग, तो लिखेंगे ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वियर ए किंग, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, हो गया आपका फर्स्ट वाला सही हो गया। दूसरे को अब हम लोग देखेंगे। दूसरा देखो भैया क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, यहां पे क्या गलती है, तो यहां पे सिर्फ टू के जगह पर ऑफ लगा देना है, मतलब इसका मतलब है भारत को क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने का पूरा भरोसा है कि हम हराएंगे, ठीक है, बाप बाप होता है, ऐसा सुना होगा आपने डायलॉग, ठीक है। तो इसको इसमें सिर्फ टू के जगह पर ऑफ लगा देंगे, तो लिखेंगे इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो ऐसे लिख दीजिए इंडिया इज
कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ऑफ लगा देंगे, बस काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा होमोफोन्स होगा। देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। 2 नंबर का, जैसे देखो कैनवास, इस कैनवास का मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। इस कैनवास का मतलब होता है ओट, ठीक है, और इस कैनवास का मतलब होता है कंपनी होती है। ठीक है, वो होता है। दोनों को सेंटेंस में यूज करना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। वैसे मैं बता देता हूं थोड़ा सा, जैसे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैं ऐसे बता देता हूं। ऐसे लिख दीजिएगा कैनवास, ये वाला, ठीक है, और इधर लिख दीजिएगा कैनवास, ठीक है, ये वाला। अब आपको सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो। तो देखिए ऐसे लिखेंगे कैनवाशिंग इज essential फॉर विनिंग द इलेक्शन। देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूं द इलेक्शन, ऐसे यूज कर देना ताकि जो ये आपका कैनवास है वो इसमें यूज हो जाए। यानी कि वोट मांगना, इलेक्शन जीतने के लिए वोट मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि चुनाव जीतने के लिए वोट मांगना जरूरी है। ये कैनवास क्या है, इसका भी यूज कर दीजिए। मैं नीचे लिख देता हूं, जैसे लिख दीजिए आई ऑलवेज, ये कंपनी है। ठीक है, आई ऑलवेज, ठीक है। यूज कैनवास शूज, ये शूज की एक कंपनी है, शूज फॉर वॉकिंग। ठीक है, ऐसे आपको सेंटेंस में यूज कर देना है ताकि जो दोनों भाई जुड़वा दिख रहे थे वो थोड़ा डिफरेंस हो सके कि एक एस है, एक एस इसमें कम है और मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो इस कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना। कैनवासिंग इज एसेंशियल फॉर विनिंग द इलेक्शन, यानी कि चुनाव जीतने के लिए वोट मांगना जरूरी है। और इस कैनवास एक कंपनी है जूते की। आई ऑलवेज यूज कैनवास शूज फॉर वॉकिंग, मैं हमेशा चलने के लिए कैनवास जूते का यूज करता हूं। ऐसे दूसरा हमारा है, देखो दूसरा है कैरियर। इस कैरियर का मतलब होता है जिसके लिए आप पढ़ाई करते हैं, कैरियर बनाने के लिए। ठीक है, तो इस कैरियर का मतलब होता है करियर। ठीक है, जैसे लिख दीजिए आप कोई भी सेंटेंस, मैं बोल रहा हूं टॉम्स कैरियर वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, यानी कि टॉम का करियर बहुत प्रभावशाली नहीं है। और इस कैरियर का मतलब होता है जो वाहन होते हैं ना, ढोया जाता है उसको। ठीक है, तो इसका मतलब वही होता है ढोना। तो द ऑनर ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर, वाहक होता है इस कैरियर का मतलब। तो द ऑनर ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर ऑन ये लॉन्ग स्ट्राइक, यानी कि निजी वाहक कंपनियों के मालिक लंबी हड़ताल पर है, जैसे इस समय ड्राइवर्स आए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा होमोफोन्स। ठीक, अब इसी में आपका आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। भाई ये आपको एक हिंदी का पैसेज दिया गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जो मैं अभी तो नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं और ये वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर भी एक वीडियो लाऊंगा। सेक्शन डी आपका लिटरेचर आता है। इसमें देखिए लिटरेचर 40 नंबर का होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही होता है, 40% आपके पेपर का। इसमें प्रोज के 15 नंबर, पोएट्री के 10 नंबर और सप्लीमेंट्री के 15 नंबर, टोटल 40 नंबर। देखो 7 नंबर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड ईच, 8 नंबर का रहेगा। मतलब ये आपके प्रोज से क्वेश्चन रहेगा। किससे? प्रोज से। सबसे पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए ए है, ए का फर्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, आपको 40 वर्ड में देना। इसका आंसर 4 नंबर का रहेगा। मतलब कहा जा रहा है जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ, नहीं पता तो और लगा है। व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि सीमापुरी के निवासी अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं, ये हो गया। लॉस्ट स्प्रिंग का ये है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए। ऐसे बी वाला देखो, फर्स्ट है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण
व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, यानी कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उसने वहां क्या पाया और भविष्य की कार्रवाई के लिए उसने क्या योजना बनाई। नहीं पता तो और लगा है। व्हाट थॉट बियर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी व्हाइल रिटर्निंग टुवर्ड होम फ्रॉम द मीटिंग प्लेस, व्हाट डिड शी फील ऑन द वे, यानी कि जो सोफी जी हैं, ठीक है, सभा स्थल से घर की ओर लौटते समय सोफी के मन में क्या विचार घूम रहे थे, रास्ते में उसे क्या महसूस हुआ, ये आप कर सकते हैं। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के, मतलब रहेंगे तो 4, आपको करना 2 ही होगा। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा 7 नंबर का, तभी तो 8 और 7 मिलकर 15 नंबर होंगे, ठीक है। 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, दोनों में से ए और बी में से किसी एक का आंसर दीजिए 80 शब्दों में। देखो जैसे ए है, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस वन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, यानी कि भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा कैसे जीती गई, गांधी जी एवं अन्य लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। नहीं पता तो बी है, दोनों में से एक करना है। व्हाट हैंडीकैप स्टेयर्ड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो डगलस हैं, कौन सी बाधा डगलस के साथ लंबे समय तक रही। व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ, और इसे जीवन से दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। ये आपका 7 नंबर का लॉन्ग रहेगा, दोनों में से एक करना होगा। 8 और 7 मिलकर 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से आएंगे। पोएट्री से आपका एक स्टैंजा रहेगा 6 नंबर का, और एक सेंट्रल आइडिया जो फेमस है भैया वो रहेगा। देखिए स्टैंजा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहां से यहां तक आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके नीचे 1, 2, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर आपको एक एक के लिए मिलेगा, 2, 2, 2, ठीक है। 6 नंबर का ये आपका रहेगा। तो ये आप लोग एक्सट्रैक्ट को तैयार कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम लोग। 10 नंबर देखिए, इसी पोएट्री में 4 नंबर का हमारा सेंट्रल आइडिया भी रहेगा। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तीनों में से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। और बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के पेपर के लिए यही 3 सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, तीनों सेंट्रल आइडिया को मैं आपको बता चुका हूं, तीनों एक वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 + 4 = 8 कर दीजिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का देखिए, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड, ये भी सप्लीमेंट्री से रहेगा और ये प्रोज की तरह ही रहेगा, मतलब इसमें भी 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, 15 नंबर का ये भी आता है। देखो ए है, हु वाज द विजार्ड, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, यानी कि विजार्ड कौन था ये आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, जादूगर कौन था, उनकी भूमिका कहानी में क्या थी, पता है तो कीजिए, नहीं तो और लगा है। व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी कि द टाइगर किंग जो स्टोरी है इसमें ज्योतिषी की क्या भूमिका है, तो उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि राजा जी आपकी मृत्यु टाइगर के कारण होगी, पता है तो कीजिए। बी देखिए, हु वाज द पेल फेस वोमेन, व्हाट वाज शी डूइंग, यानी कि पीले चेहरे वाली वो जो औरत थी वो कौन थी, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पीले चेहरे वाली महिला कौन थी, वो क्या कर रही थी, नहीं पता तो नीचे देखिए, व्हाई वाज द स्मॉल बेल ट्रैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन, यानी कि छोटी घंटी क्यों फंसी थी और फिर उन्होंने क्या किया। तो इन ए में 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से एक, बी में भी दोनों में से एक, 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। 12 नंबर ये लॉन्ग रहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। जैसे ए देखिए, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, यानी कि चार्ली जो है थर्ड लेवल के बारे में आपको कहना है। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज 1894, ठीक है। तो ये आपका चार्ली के अनुसार तीसरे जो थर्ड लेवल है उसका वर्णन करें। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन कि व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने वो 1894 में थे, उन्होंने क्या किया, ठीक है। व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, और वो टिकट क्यों खरीदना चाहते थे, ये आप कर सकते हैं, नहीं तो बी है। देखो व्हाट वाज ओ ऑफ द महाराजा, यानी कि महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी। हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, इसका मतलब होगा कि उन्होंने इसे पूरा कैसे किया। हाउ डिड ही फुलफिल इट, उन्होंने इसे पूरा कैसे किया, एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्होंने किन किन खतरों का सामना किया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और यहीं पर हमारा इंग्लिश का जो पेपर है वो फिनिश होता है। हमने बताया कि इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी और प्लस सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका
रहेगा अनसीन सॉरी रीडिंग सेक्शन 15 नंबर, सेक्शन बी आपका रहेगा राइटिंग 20 नंबर, सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर, सेक्शन डी आपका लिटरेचर 40 नंबर और टोटल मिलाया जाए तो 100 नंबर का ये पूरा पेपर आएगा। मैंने आपको बता दिया कि आखिर क्लास 12 इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, ठीक है। इस पूरे पेपर को मैंने लगभग सॉल्व भी कराया, काफी लॉन्ग वीडियो है। 99 आपको लेकर आना है, 100 में 100 लेकर आना है, तो ऐसे आपको तैयारी करना होगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।